वॉर, जिसे हिंदी में युद्ध भी बोला जाता है, एक ऐसा इवेंट है जिससे लोग या तो एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर ट्रॉमेटिक। आपका इमोशन जो भी हो, वॉर किसी भी पार्टिसिपेटिंग पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता है। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन जो वॉर लेकर आता है वो दशकों तक किसी भी देश को पीछे धकेल देता है। मगर ये भी सच है कि वॉर एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ना जाने ऐसे कितने सारे मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनी हैं जो इकोनॉमी बूस्ट करते हैं अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के वॉर बिजनेस करके, आई वेपन्स बेच के, वॉर को कंटिन्यू रख के। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स कुछ कंसिडरेबल एग्जाम्पल्स हैं इंडिया के डिफेंस कंपनीज को लेके। वैसे ही लॉकहीड मार्टिन, बोइंग यूनाइटेड स्टेट्स के पॉपुलर डिफेंस कंपनीज हैं। सुखोई, शिवमाश, मिकोयान रशिया की पॉपुलर डिफेंस कंपनीज हैं। एयरबस, डसॉल्ट फ्रांस की पॉपुलर डिफेंस कंपनीज हैं। और हर एक मेजर आर्म्स एक्सपोर्टिंग देश का कोई ना कोई पॉपुलर डिफेंस कंपनी जरूर होता है उसके देश में। अब जब भी कोई वॉर होता है, प्रॉफिट यही कंपनीज ले जाती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब वॉर किसी भी नेशन के लिए सही नहीं है, ये सबको पता है। और जो इन वॉर पार्टिसिपेटिंग नेशंस को वेपन्स प्रोवाइड करता है, वो ये वॉर कभी भी एंड होते हुए नहीं देखना चाहता। इसे हम यूनाइटेड स्टेट्स इफेक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन जो वॉर को देख के ये बोले, अरे ये तो मेरा देश का युद्ध नहीं है, फिर मैं टेंशन किस लिए लूं? वेल, आपसे ज्यादा सरल व्यक्ति इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। बिकॉज आज की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वॉर कहीं भी हो, वो आपको किसी ना किसी वे में जरूर इम्पैक्ट करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। इसे हम एक वर्चुअल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल नेशन ए एंड नेशन बी करंटली वॉर में है। अब बिकॉज ये दोनों देश वॉर में हैं, तो ये जो भी सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट करते होंगे दूसरे देशों को, वो शायद से नहीं मिल पा रहा होगा उन देशों को। और अगर वो फूड कमोडिटी है तो सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे रशिया एंड यूक्रेन, ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े फूड एक्सपोर्टर्स हैं, जो कि इन टोटल 30% ऑफ द ग्लोबल डिमांड को मीट करते हैं। फिलहाल रशिया और यूक्रेन के बीच में एक मैसिव एंड डेडली वॉर चल रहा है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2022 में हुई थी। वॉर के स्टार्ट होते ही यूक्रेन ने एक मैसिव अटैक झेला था रशिया के थ्रू, नॉट ओनली फ्रॉम द लैंड बट ऑल्सो फ्रॉम द एयर इन द फॉर्म ऑफ मिसाइल अटैक्स, जिसकी वजह से यूक्रेन की जितनी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स थी वो सारी डैमेज हो गई। जब ये सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स डैमेज हुए तो इन जनरल यूक्रेन की एक्सपोर्टिंग कैपेबिलिटीज हैम्पर होने लग गई। अब रशिया एंड यूक्रेन फूड एक्सपोर्टर्स हैं, मगर उन फूड एक्सपोर्ट्स में सबसे ज्यादा जो फूड एक्सपोर्ट करती हैं ये दोनों देश हैं, वो हैं वीट, मेज एंड सनफ्लावर ऑयल। और ये जितने भी सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं इन जनरल अफ्रीकन नेशंस को ज्यादा जाता है, स्पेशली इजिप्ट। मगर जब वॉर की शुरुआत हुई और यूक्रेन की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचने लग गया, जैसे कि रोड्स, रेल, रेडियो कम्युनिकेशन टावर्स, पावर स्टेशंस, पोर्ट्स, तो यही फूड कमोडिटीज को फार्मलैंड से पोर्ट्स में पहुंचाना डिफिकल्ट हो गया। बिकॉज रिमेंबर, वॉर चल रहा है एंड सिविलियंस वैसे ही बाहर नहीं निकल सकते। उसके ऊपर से कोई से भी सामान को पोर्ट्स में पहुंचाने के लिए रोड्स एंड रेल्स आर नेसेसरी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वॉर प्रोग्रेस होते ही रशिया ने ऐसे बहुत से लैंड्स एक्वायर कर लिए जो कि यूक्रेनियन पोर्ट्स के तौर पे रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि मरियोपोल, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन एक्सपोर्ट्स थी वो यूक्रेन नहीं कर पाई। उसके साथ ही साथ जो पोर्ट्स अवेलेबल भी थे यूक्रेन को, वो भी रशियन नेवी ने ब्लॉकेट कर दिया था। उसके साथ ही साथ यूक्रेनियन नेवी ने उन पोर्ट्स को माइंड कर दिया था ताकि कोई एम्फीबियस असॉल्ट ना हो सके रशिया के थ्रू। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जितने भी सारे यूक्रेन के मेजर फार्मलैंड्स हैं वो ज्यादातर ईस्ट में ही हैं, जो कि फिलहाल रशियन कंट्रोल में है। ऑल इन ऑल, जो प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा भी सकता था उसको नहीं पहुंचा सकते थे बिकॉज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर डैमेज्ड। और जो एनेक्स्ड टेरिटरीज थी रशिया के अंदर, वहां पर फूड प्रोडक्ट्स मैसिवली डिस्ट्रॉय हो गए थे। उसके साथ ही साथ क्योंकि यूक्रेनियन पोर्ट्स का मैसिव अमाउंट ऑफ ब्लॉकेड चल रहा था, तो जो भी फूड प्रोडक्ट्स पोर्ट के साइलोस में थे वो सब रॉट होने लग गए। रिजल्ट
30% ऑफ द ग्लोबल डिमांड इस साल मीट नहीं हो पाया ढंग से, जिसकी वजह से जो देश सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थे रशियन एंड यूक्रेनियन फूड प्रोडक्ट्स का, उनको अपना फूड प्रोडक्ट्स मिला ही नहीं, जिसकी वजह से उनके देश में फूड इन्फ्लेशन हाईएस्ट लेवल पे चला गया। और यही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फूड इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ गए। और अगर मैं इसे और भी आसान सी भाषा में समझा सकूं, डिमांड कंसिस्टेंट है मगर सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि मुंह ज्यादा है लेकिन खिलाने वाले कम। इसके वजह से जो भी देश रशियन यूक्रेनियन फूड एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, उन देशों में सिर्फ और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन ही नहीं बढ़ा बल्कि अब नेशन वाइड अनरेस्ट के चांसेस भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। बिकॉज रिमेंबर, खाना सबको चाहिए और खाने के बगैर इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। जिसका मतलब ये हुआ कि इस वॉर ने सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को ही डैमेज नहीं पहुंचाया है बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी देश इनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट थे, उन सबको भी किसी ना किसी वे में डैमेज पहुंचाया गया है। मगर वॉर ही ज़रूरी नहीं होता है दूसरे देशों को अफेक्ट करने के लिए। जापान एंड साउथ कोरिया, ये दोनों देश हाईली डेवलप्ड नेशंस हैं और इनकी इकोनॉमिक सक्सेस रीडिंग मटेरियल है हर एक इकोनॉमिक एंड बिजनेस स्टूडेंट के लिए। दोनों देश वर्ल्ड इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट से रखते हैं। जापान की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट है एंड साउथ कोरिया की इकोनॉमी 10th लार्जेस्ट है। और दोनों देशों की सिग्निफिकेंट वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज हैं, जैसे कि तोशिबा, मित्सुबिशी, टोयोटा, पैनासोनिक, होंडा, सोनी, ये सारे जापान के सिग्निफिकेंट कंपनीज हैं। सैमसंग, लोट्टे, हुंडई, एलजी, किया, ये सारे साउथ कोरिया की सिग्निफिकेंट कंपनीज हैं। अब जापान एंड साउथ कोरिया के बीच के जो रिलेशंस हैं वो कभी खुशी कभी गम वाले रहे हैं। ऑन द वन हैंड जापान एंड साउथ कोरिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है एक दूसरे के। ऑन द अदर हैंड जापान ने 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ही कोरियन पेनिनसुला को कॉलोनाइज कर लिया था। कॉलोनाइजेशन के बाद जापान ने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए थे कोरियन पेनिनसुला के अंदर। साउथ कोरियन गवर्नमेंट एंड पब्लिक ने कभी भी जापानीज कॉलोनाइजिंग पीरियड को नहीं भूला है। 1965 में ही दोनों देशों ने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लिया था। एक्सेप्ट फॉर फ्यू डिस्प्यूट्स, नाउ कम्स 2019। इस वक्त कोरिया और जापान के बीच में एक मेजर ट्रेड डिसएग्रीमेंट चल रहा है और तब के कोरियन प्रेसिडेंट मून जे-इन ने डिसाइड किया कि वो जापान के साथ इस मुद्दे पे अग्री नहीं करने वाले और उनका वोकल स्टेटमेंट था दैट वी आर नॉट गोना लूज टू जापान अगेन। और फिर स्टार्ट होता है वर्ड वॉर्स, जहां पर जापान कुछ बोलता है तो फिर साउथ कोरिया कुछ बोलती है। करते कराते जापान एक दिन डिसाइड करता है कि वो व्हाइट लिस्ट से साउथ कोरिया को हटा देगा और चीजें जब और आगे बढ़ी तो साउथ कोरिया ने टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स के थ्रू जापान को भी अपने व्हाइट लिस्ट से हटा दिया। रिजल्ट बीइंग दोनों देशों ने एक दूसरे को ही एक दूसरे के व्हाइट लिस्ट से हटा दिया। अब आपको एक चीज जाननी होगी, साउथ कोरिया इज द लीडर इन द सेमीकंडक्टर मार्केट और सेमीकंडक्टर्स वर्चुअली हर जगह यूज होते हैं, जैसे कि प्रोसेसर्स, ग्राफिक कार्ड, रैम। बेसिकली जहां पर भी सेमीकंडक्टर यूज हो सकता है वहां पर साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स का एक सिग्निफिकेंस से है। अब इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, साउथ कोरिया भले ही सेमीकंडक्टर मार्केट का चैंपियन हो मगर सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल मेजॉरिटी जापान से ही आते हैं। अब क्योंकि दोनों देशों ने एक दूसरे के व्हाइट लिस्ट से हटा दिया था, इसके वजह से रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए, which led to the increment of the semiconductors prices too। अब क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के प्राइसेस बढ़ गए, ऑटोमेटिकली प्रोसेसर्स, रैम, ग्राफिक कार्ड, स्पेशली जहां कहीं पर भी सेमीकंडक्टर्स यूज होता है उन सब के प्राइस बढ़ गए। सो इन एसेंस विदाउट अ वॉर पूरी दुनिया इफेक्ट हो गई, बिकॉज दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ भिड़ गए। मगर ये इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ चाइनीज एंड अमेरिकन ट्रेड वॉर।